फेसबुक पे तो मुझे स्टूडेंट्स मेरे ख्याल सुन रहे होंगे, बट यूट्यूब पे नहीं पता, आई डोंट नो एट द मोमेंट। मुजाहिद शुरू करूं? सर आप लाइव हैं? ओके, दोनों पे चलें, ठीक है जी, सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अनफॉर्चुनेटली वो जो 10 मिनट की आपके साथ ब्रेक की उसमें डिस्कनेक्ट हो गया इंटरनेट, और फिर इट टुक टाइम, मेरे ख्याल 5-7 मिनट 10 मिनट मेरे ख्याल और एक्स्ट्रा लग गए इसको लाइव लेते रिकनेक्ट होते हुए। इंटरनेट की डिस्ट्रप्शन थी। बहरहाल मैं वहीं से ज्वाइन कर रहा हूँ। आई थिंक आई लेफ्ट ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। प्रेसी को हमने कंप्लीट कर लिया था और मैंने कहा था कि ब्रेक के बाद मैं रीडिंग की तरफ जाऊँगा, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की तरफ, तो उसकी तरफ आता हूँ और उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अब आपको याद करवानी है रिविजन के अंदर, ताकि आप उनका ख्याल रखें। लेट मी चेक वेदर दिस इज रीडिंग। यस, दिस इज रीडिंग। यस जी, ये अब आपको नजर आ रहा होगा रीडिंग पैसेज। अच्छा एक सेकंड, बल्कि एक चीज को मैं पहले देख लूं। इधर से ये देखते हैं सबसे पहले। ये रीडिंग पैसेज जो है ना जी, ये मैंने दिया था टेस्ट सीरीज के अंदर। मैं इसको अब रीड नहीं करूंगा, पूरा रीड नहीं करूंगा। मैं जिस जिस वक्त वो जो सोल्यूशन है उसके वक्त दिखाते हुए आपको मैं इसको रीड करूंगा। आपको ये नजर आ रहा होगा ऑब्वियसली। देन आफ्टर द क्लास ऑफ कोर्स इन द रिकॉर्डिंग आप इसको देख सकते हैं, ये पढ़ सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा थोड़ा स्लो कर रहा हूँ ताकि आप ये देख लीजिएगा। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को भी ना मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे वेरी अंडर एस्टिमेट, राइट, एंड they follow the trodden path, as you know, in it is also written in 2019 report कि students trodden path पे चलते हैं। trodden path means कि चूंकि मैट्रिक के अंदर या इंटरमीडिएट के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कभी पैसेज स्टूडेंट्स ने पढ़ा था, उसको अटेम्प्ट किया, एंड दे टेक इन द सिमिलर वे, उसी फैशन में उसी अंदाज में उसको ये लेते हैं। व्हाट दे डू इज कि उनको लगता है कि जो सवाल पढ़ेंगे और सवाल का जवाब हमें एज इट इज की किसी लाइन के अंदर मिल जाएगा, हम उसको उठाएंगे, कॉपी कर देंगे। दिस इज व्हाट मोस्ट स्टूडेंट्स डू। नंबर वन, एक तो आपने इसको कॉपी नहीं करना, नहीं आपको एग्जैक्टली कुछ वर्ड्स लाइंस मिलेंगे, अगर आपको मिलती भी हैं तो आपने एज इट इज नहीं करना। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन की डिमांड को समझना है। एंड आफ्टर दैट यू हैव टू गो टू द पैराग्राफ, और उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर उसके उससे रिलेटेड बातें हुई हैं, आइडियाज हैं, उनको अपने हाईलाइट करना। बिल्कुल उसी तरह सेगमेंट्स करें, सेगमेंट्स बनाएं जैसे रीडिंग प्रेसी के अंदर करते हैं। सेगमेंट्स में थॉट्स को डिवाइड कर लें, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लें रीडिंग के अंदर वही सारी चीजें। और जनरली पूरे पैराग्राफ को एक दफा पूरा पढ़ लें, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर लें, सेगमेंट्स पे डिवाइड कर लें, और खास तौर पर जो क्वेश्चंस के कीवर्ड्स हैं, दिस इज द क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, तो आपने पूरा जब पैसेज पढ़ लेना है और फिर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसका जवाब देना है, और क्वेश्चन की टाइप को समझना है कि क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द क्वेश्चन। द कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके फर्दर आपके कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स को, रीडिंग स्किल्स को देखता है। आई मीन हाउ डू यू एनालाइज समथिंग, हाउ डू यू analytical evaluate information, how do you infer something, how do you relate something, how do you predict something. All of your intellectual faculty to understand any given message in whatsoever the form it is, do you have the ability to comprehend the message, the intended message, rather than misinterpret, ताकि कहीं कम्युनिकेशन के अंदर अगर आप मिस इंटरप्रेट करेंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो आप की कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होगी, वो एक्यूरेट नहीं होगी, वो उसके डेफिनेटली डिफरेंट रिपरकशंस हैं। सो द एग्जामिनर वांट्स टू एग्जामिन कि एक स्टूडेंट के अंदर ये एबिलिटी है कि एक उसके पास किसी भी लैंग्वेज में मैसेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर किसी भी स्टाइल में मैसेज आया है, वो उस मैसेज को समझ के, उसको डीकोड करके, उसके अंदर जो इंटेंडेड मीनिंग उसको दिए गए हैं या जो बात या मैसेज कन्वे किया जा रहा है, ही इज एबल टू सेंस दैट पर्टिकुलर मैसेज।
अब चूंकि ट्रॉडन पाथ से मुराद ये है कि स्टूडेंट वही एक स्टूडेंट माइंडसेट अप्रोच से आता है कि मैं रीडिंग होगी, रीडिंग का क्वेश्चन पढ़ूंगा और उसके जो कीवर्ड्स हैं, लेट्स सपोज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच लिखा हुआ है, मैं यहाँ से देखूंगा एक्सपेरिमेंटल अप्रोच रिलेटेड लाइन क्या लिखी है और उसको एज इट इज डिफाइन कर दूंगा. Sometimes the student do not read the grammar of the grammatical structure of the question. उसकी grammatical structure क्या है, वहां पर हो सकता है वो will use करे, यहाँ पर is use कर रहा है. वहां पर अगर has been use किया उसने यहाँ पर is use किया है, तो यहाँ पर मे बी इन द फॉर्म ऑफ पॉसिबिलिटी कैन कुड के वर्ड्स यूज करके वो आपसे पूछना चाह रहा है. वो आपका ओपिनियन मांग रहा है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज. उस पैसेज के अंदर जो इंफॉर्मेशन दी गई है उसके से आपका वो ओपिनियन मांग रहा है. बिकॉज Pressy may nothing is yours except your word, but in the reading passage, he may demand your opinion. Sorry, he may demand, I mean, he may want you to write an example, but you have to be on to the pitch. इसी pitch पे रहना. इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तरफ से कोई knowledge inject करने की कोशिश करेंगे, external information को उसके अंदर भरने की कोशिश करेंगे. You have to be to the point. You have to meet the demand of the question by remaining within the limits of the passage. जो passage की लिमिट है उसके अंदर रहना है. ठीक है जी. तो अगर कभी आपको स्ट्रेट लाइंस मिल भी जाएंगी तो दे वुड बी इन जनरल, वो कह सकते हो कि जनरल अंदाज में लिखी है, नॉट इन अ स्पेसिफिक वे. आपने उसकी स्पेसिफिसिटी में जाना है, उसकी बात को समझना और फिर उसको लिखना है. वो कैसे करना है वो मैं आपको बताने लगूं. सो पैसेज मैंने ये दिया था, दिस वाज द पैसेज, रीडिंग पैसेज, ये आप देख सकते हो और रोक के आप इसको पढ़ भी लीजिएगा. ठीक है जी. और उसके बाद ये 5 क्वेश्चन थे. तो आई जस्ट गो डायरेक्टली टू द रीडिंग पैसेज के कैसे करना है. दिस इज, आई थिंक, यस, अब नजर आ रहा होगा. अगर आप उस रीडिंग पैसेज, अब मैंने क्या किया है, मैंने अब आपको समझाने के लिए ये किया है कि आप ये समझ लो कि इसी तरह मैंने सेगमेंट्स कर लिए, डिवाइड कर लिए. यानी रीडिंग पैसेज को भी आपने इसी तरह से सेगमेंट्स पे डिवाइड कर लिया, थॉट वाइज, आइडिया वाइज, बट इन रिलेशन विद द क्वेश्चन. ठीक है जी. आप अपने थॉट्स में डिवाइड कर लेते हो एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि क्वेश्चंस क्या क्या थे. सारे क्वेश्चंस आपने पढ़ लेने और उनके कीवर्ड्स देख लेने और उसके मुताबिक आपने उसको थॉट्स पे डिवाइड कर लेना है, सेगमेंट्स पे डिवाइड कर लेना, ब्रैकेट्स लगा देने. ठीक है जी. नॉर्मली the answers of the questions are in order. जैसे क्वेश्चन पूछा गया उसी ऑर्डर में पैराग्राफ, जिस ऑर्डर में पैराग्राफ के सेगमेंट्स बन रहे हैं उसी ऑर्डर में क्वेश्चंस हैं, बट नॉट ऑल द टाइम. आंसर्स स्कैटर्ड होंगे. एक में जैसे भी अभी नीचे दिखाऊंगा आपको, लेट्स से कि ये दूसरे सेगमेंट के अंदर दूसरे और तीसरे क्वेश्चन का और 5वें क्वेश्चन का जवाब है, जबकि चौथे क्वेश्चन का जवाब जो है, द 4th क्वेश्चन जो है, वो दैट हैज बीन इन द नेक्स्ट सेगमेंट, जो आखिरी सेगमेंट आ रहा है, आखिरी से पहले वाला, उस सेगमेंट के अंदर ये चौथे सवाल का जवाब है. ये आखिरी सेगमेंट है, दिस वन, जिस पे वो उसको सम अप कर रहा है, दिस वन. इस पे जवाब नहीं है. चौथे सवाल का जवाब इस आखिरी सेगमेंट से पहले वाले के अंदर है. ठीक है. तो आपने क्या करना, मैंने इसी तरतीब से आपके सामने रखा है ताकि आप इसको पूरी तरीके से समझ सको. क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच डिस्कस इन द पैसेज. यू नीड टू फिगर आउट कि ये क्वेश्चन किस चीज के बारे में है. क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है. डेफिनेशन पूछ रहा है, किसी पॉइंट, किसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, जैसे यहाँ पर फैक्चुअल रिकॉल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है जो उसके अंदर एक डिस्कस की गई थी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच. तो वो कहता है सिर्फ ये जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है ना, ये क्या है, मुझे जरा समझाओ, ये क्या चीज है, कौन सी, उसका पहले नाम आइडेंटिफाई करो एंड देन एक्सप्लेन टू मी कि वो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच क्या है. ज़हन में रखना है कि आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके इंटेलेक्चुअल फैकल्टीज को टेस्ट कर रहा है. आपकी किसी चीज़ को क्रिटिकली एवेल्युएट करने की, एनालिटिकली एनालाइज करने की, एवेल्युएट करने की, इन्फर करने की, रिलेट करने की, प्रिडिक्ट करने की, इन कैपेबिलिटीज को देख रहा है. इंपॉर्टेंट थिंग इज हाउ डू यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, राइट. तो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच डिस्कस इन द पैसेज. इस पैसेज के अंदर जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है वो क्या है. दिस इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन, फैक्चुअल रिकॉल, एक इंफॉर्मेशन डिस्कस की गई, फैक्ट पे बेस है, वो मौजूद थी और उससे रिलेटेड उससे डिस्कस क्वेश्चन कि बताओ, ये एक्सप्लेन करो. तो दिस इज द पैराग्राफ. अब ये पैराग्राफ में सबसे पहले तो आप देखो पैराग्राफ के अंदर से बात को कैसे समझना है, क्योंकि ये इसके अंदर कई लाइंस अगर एज इट इज भी होंगी, ऑलरेडी सेड, उसको नहीं लिखना. आपने उसको इस क्वेश्चन के जवाब को देना. और क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है. दे शुड बी अ प्रॉपर बिगिनिंग, दे शुड बी प्रॉपर मिडल एंड प्रॉपर एंड. आई मीन यू इंट्रोड्यूस व्हाट एग्जैक्टली द थिंग इज, जैसे कि यहाँ पे
The experimental approach discussed in the passage is word of mouth marketing. ठीक है जी, ठीक है. अब मैं यहाँ पे फुल स्टॉप भी लगा दूं, इतना बस इतना कि ये डिस्कस है. एंड देन प्रॉपर मिडल मीन्स कि मैं एक्सप्लेन करूं कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग क्या है, विच इज ही वांट्स टू नो, कि वो बताता है कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, अच्छा ये है तो क्या है, ये समझाओ भी तो सही. Where the companies rely on endorsement and recommendations from individuals. Market word of mouth marketing क्या है कि companies rely on endorsement and recommendation from individuals such as friends or influencers to promote their product instead of traditional advertising methods. It is evident from the fact that Nintendo used this approach for the WII console by recruiting suburban mothers to spread the word about the product. ठीक है, अब ये जवाब हमने कैसे समझा. सो दिस इज द पैराग्राफ का पहला हिस्सा, सेगमेंट, जहां से हमने जवाब समझा. कैसे देखें, वो कहते हैं व्हेन इट केम टू प्रमोटिंग इट्स न्यू वीडियो गेम कंसोल द WII in America, Nintendo recruited a handful of carefully chosen suburban mothers in the hope, yeah, recruited keyword, a handful of carefully chosen suburban mothers in the hope that they would spread the word among their friends. So अमेरिका के अंदर इसने निंटेंडो ने रिक्रूट किए मदर्स को, उसको होप थी. अच्छा, एक हो गया, ये पहला रेफरेंस हो गया. ठीक है, that the WII was gaming console the whole family could enjoy together. Nintendo thus became the latest company to use word of mouth marketing. So एक रेफरेंस आ गया जी ये कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग इसने यूज की और उसको एज एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच के तौर पर डिस्कस किया, और ये लेटेस्ट कंपनी बनी जिसने इसको यूज किया. Nestle, Sony and Philips have all launched similar campaigns in recent months to promote everything from bottled water to electric to toothbrushes. As the power of traditional advertising declines, what was once experimental marketing approach is becoming more popular. ठीक है जी. तो अब हमने उसको बताया कि जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी वो तो थी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, पहले बता दिया, और उसमें एक्सपेरिमेंट क्या किए गए थे, वेयर कंपनीज रिलाई ऑन एंडोर्समेंट एंड रिकमेंडेशंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स. ठीक है, अब यहां से हमने सेंस किया कि इस अप्रोच में हुआ क्या है. आपने एज इट इज लाइंस नहीं उठा के लिख लेनी. रिक्रूटेड अ हैंडफुल ऑफ केयरफुली चोजन सबर्बन मदर्स इन द होप दैट दे वुड स्प्रेड वर्ड अमंग देयर फ्रेंड्स. वो एक्सपेक्टेशन थी उनकी. ठीक है जी. और फिर उसने जब यूज किया तो वो लेटेस्ट कंपनी बनी टू यूज ऑफ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग की पहली लेटेस्ट कंपनी बनी, और उसके बाद दूसरी कंपनी ने उसी चीज को फॉलो किया. ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रमोट दिस एवरीथिंग फ्रॉम दिस वन. और फिर यहां से जब उन्होंने सबने फॉलो किया तो ये जो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी ये पॉपुलर हो गई. ठीक है, और अब आप बता रहे हो कि ये एक्सपेरिमेंटल जो अप्रोच डिस्कस की थी वो वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग थी. होती क्या थी, द कंपनी रिलाइज ऑन एंडोर्समेंट एंड रिकमेंडेशन फ्रॉम इंडिविजुअल्स सच एज फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंसर to promote their product instead of traditional advertising methods. It is, अब आपकी लैंग्वेज देखें यहाँ पे चेंज होगी. वहां पर वो ये कह रहे एक्सपेक्टेशंस थी, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच थी, ये किया गया था, उसके ऊपर उन्होंने ये किया, फ्रेंड्स के लिए होप था कि उससे ये स्प्रेड करेंगे और ये चीज गेन कर लेंगे. और जो दूसरा मैसेज है कि नेस्ले, सोनी एंड फिलिप्स ने उन्होंने अपनी इसी तरह से कैंपेन लॉन्च की. ठीक है, उस चीज को फॉलो करते हुए, और उससे फिर जो है ये पॉपुलर होगी. यहां से आपने बताया एक जनरलाइज्ड आइडिया, इसको जनरलाइज्ड अंदाज में इसने अपने आइडिया लिखा कि वेयर द कंपनी रिलाइज ऑन एंडोर्समेंट एंड रिकमेंडेशंस फ्रॉम इंडिविजुअल्स सच एज फ्रेंड्स और इन्फ्लुएंसर्स टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग मेथड. इट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट Nintendo used this approach for the WII console by recruiting suburban mothers to spread the word about the product. So, despite कि ये यहाँ पे शुरू में डिस्कस हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन की डिमांड नहीं है कि आप वो लाइन उठानी और एज इट इज शुरू में लिख देनी है. यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देते हुए उसको आप कंक्लूडिंग लाइन के तौर पर लिख रहे हो कि इट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट, ये फैक्ट है दैट Nintendo used this approach for this console by recruiting suburban mothers to spread the word about the product. उन्होंने एक्सपेरिमेंटल के तौर पर यूज किया, ये फैक्ट यहां से हमें पता चलता है. सो द सेकंड इज what can we infer from the Walter Kahl's statement? Walter Kahl's statement से आप क्या इन्फर कर सकते हो? ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फर करना है, इंटरप्रेट करना है आपने. उसने कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं की, उसने एक स्टेटमेंट दिया और आपने उससे क्या अखज़ करना है, उसका मतलब क्या है वो निकालना है. दिस इज द क्वेश्चन. द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरनेट ऑन वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग. ये कॉज एंड इफेक्ट का है, यानी आप उसकी बताओ कि इंटरनेट जो है वो रीजन है
ठीक है जी, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंटरनेट ऑन वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, उसके वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग के ऊपर उसका इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। और तीसरा जी, व्हाट इज द चैलेंज फॉर द मार्केटर्स। ये दूसरे, तीसरे और पांचवें सवाल का जवाब आपको सेकंड पैराग्राफ के अंदर, सेकंड जो प्लेस है उसके अंदर मिलेगा। ये देखिएगा, अब ये सवाल देखें, वॉल्टर कॉल की स्टेटमेंट, वॉल्टर कॉल का नाम यहाँ पे यूज हुआ है, उसने कहा सेज वॉल्टर कॉल, ठीक है। और वो ये कुछ कह रहा है, ये उसकी कोट है, Hemingway and Tupperware, no, you can blend the social and economic to business advantage. और आखिर में वो कह रहा है, the difference he says is that the internet can magnify. So दो बातें यहाँ से आपको मिली, दो क्लूज मिले आपको कि जी एक तो वो कह रहा है कि इंटरनेट जो है वो मैग्नीफाई कर सकता है, इस सवाल का जवाब व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंटरनेट। और दूसरा जो जवाब है वो कि वॉल्टर कॉल की स्टेटमेंट से आपने इसके सेंस करना कि वो क्या कहना चाह रहा है, राइट। The fifth question is what is the challenge of the market। आखिरी लाइन इसी पोर्शन की, इस पैराग्राफ की, ये सेगमेंट की जो आखिरी लाइन है वो मार्केटिंग का चैलेंज बता रही है। डिफिकल्टी फॉर मार्केटिंग इज क्रिएटिंग द राइट काइंड ऑफ बस एंड लर्निंग टू कंट्रोल इट। ये चैलेंज है। क्यों चैलेंज है? बिकॉज नेगेटिव व्यूज स्प्रेड जस्ट क्विकली एज पॉजिटिव वन, सो इफ अ प्रोडक्ट हैज फ्लॉज पीपल विल सून फाइंड इट आउट। तो ये तीन क्वेश्चन। सो जब आप रीडिंग के अंदर सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसके सेगमेंट्स कर लेते हैं, सेगमेंट्स बना लेते हैं जनरली थॉट वाइज, और फिर उसके बाद क्वेश्चंस के कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, ये क्वेश्चन की टाइप क्या है, जैसे कि ये इन्फ्लुएंस का है, ये कॉज एंड इफेक्ट का है, ये प्रॉब्लम और सोल्यूशन की कॉम्प्रीहेंशन डिमांड कर रहा है, क्या आप प्रॉब्लम समझते हो, क्या आप उसका सोल्यूशन भी आपको उसके अंदर नजर आ रहा है। वंस यू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द क्वेश्चन एंड देन यू गो टू द रेलेवेंट सेगमेंट्स एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंट लाइन्स, फ्रेजेस और वर्ड्स, आप उनको हाईलाइट करते हो और वहां से फिर सवाल के जवाब को समझते हो। वंस यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये सवाल के जवाब मुझे यहाँ से मिल रहा है, देन यू राइट बाय फॉलोइंग द फॉर्मूला के प्रॉपर बिगनिंग, यानी पहला सेंटेंस आपका इंट्रोड्यूस करवाएगा उस चीज को जो वो पूछ रहा है। व्हाट इज द चैलेंज, अब उससे चैलेंज पूछे तो आप चैलेंज पहले बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट, तो आप इफेक्ट पहले बताएंगे। व्हाट वी कैन इन्फर, अब स्टेटमेंट पढ़ के आपको बताएंगे कि दिस इज व्हाट वी कैन इन्फर, ये मैं अभी नीचे जवाब दिखाता हूँ। फिर उस जवाब को लिखेंगे और उसको बॉडी पैराग्राफ की फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे विद इन 2 or 3 लाइंस एंड देन यू कंक्लूड दैट पर्टिकुलर थिंग। आप किसी भी चीज को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ेंगे या किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर बात नहीं करेंगे, आप उस क्वेश्चन को पूरे इस तरीके से समझाएंगे कि फॉर एग्जाम्पल रीडर जो आपका है, योर रीडर if he has not read the paragraph, your reader if he has not read the paragraph, if he doesn't know anything from the passage, लेकिन आपका जवाब जो है वो उसको पूरी पिक्चर उसके ज़हन में क्लियर कर दे। he should not have any kind of ambiguity in his mind। आपका जवाब जो है वो इस तरीके से एक्सप्लेन करे, जैसे ये देखें, the experimental approach discussed in the passage is word of mouth marketing। बहुत ही कंसाइज और टू द पॉइंट अंदाज बताया कि जी उसको मार्केटिंग, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कहते हैं, ठीक है जी। और साथ ही आपने उसको समझा दिया कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग क्या है। Where companies rely on endorsement and recommendations from individuals such as friends, influencer to promote their product instead of traditional advertising methods, ये समझा दिया। और आखिर में कंक्लूड करके पिक्चर क्लियर कर दी कि ये बात इस तरह से है कि ये फैक्ट है, वहां पर यूज हुआ है, निंटेंडो कंपनी ने ये अप्रोच यूज की थी by recruiting the suburban mothers to spread this word about the product। So when a reader is reading this, after for example ये क्वेश्चन उसने अगर खाली पढ़ा है, उसने ये क्वेश्चन पढ़ा है, तो इस जवाब से उसको सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। दिस इज द वे टू राइट। सो स्टूडेंट्स तो नॉर्मली जो मुझे पूछते हैं क्लास के अंदर कि सर कितने वर्ड्स का होना चाहिए, कितनी इसकी लेंथ होनी चाहिए। The difference between Pressy and reading comprehension is there is no such restriction of word limit has been imposed on you, ठीक है। आपने वर्ड्स को नहीं देखना है, आपकी जो पहली अप्रोच है वो ये है कि क्या सवाल के जो की एलिमेंट्स थे, जो सवाल की डिमांड थी वो एड्रेस हो रही है। इट कुड बी इन 2 लाइन्स, it could be in 3 lines, it could be in 5 lines, no restriction as such has been imposed। However, the right way to answer is कि इसके 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। आप प्रॉपर तरीके से उसको इंट्रोड्यूस करवा देते हो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर, देन आप उसको 1 या 2 सेंटेंस में एक्सप्लेन करते हो। इट डिपेंड्स ऑन योर प्रेसी राइटिंग स्किल्स कि हाउ कंसाइजली यू कैन से बिगर थिंग्स। आप ज्यादा से ज्यादा चीज को कम से कम अल्फाज में कैसे कहते हो। हियर कम्स द रोल ऑफ प्रेसी राइटिंग एंड देन यू कंक्लूड इन सच ए वे दैट द रीडर इज सेटिस्फाइड। ये 3 प्रिंसिपल्स है जो आपके ज़हन में रखने हैं।
So the answer could be 2 line and 3 lines, 4 lines, maximum आप कह सकते हो 6 to 7, maximum 6 to 7 lines पे जाएगा. Roughly normally between 3 to 5 lines के दरमियान रहता है आंसर. ठीक है जी. तो इस तरह से चलना है. आपने खाली वर्ड लिमिट पे फोकस नहीं करना. मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब स्टूडेंट्स मुझसे सिर्फ वर्ड लिमिट पूछते हैं. दे डू नॉट टॉक अबाउट द प्रिंसिपल्स, दे डू नॉट टॉक अबाउट द फंडामेंटल्स. वो लाइंस के ऊपर या वर्ड्स के ऊपर आंसर को काउंट कर रहे होते हैं. सवाल असल ये होना चाहिए कि सर इसके जवाब में क्या क्या होना चाहिए, सवाल को कैसे समझना चाहिए, सवाल की डिमांड को कैसे समझना चाहिए, और फिर सवाल के जवाब को किस तरह से एड्रेस करें कि जवाब में किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना रहे. आई डू नॉट सी एनी स्टूडेंट आस्किंग मी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. तो वर्ड के ऊपर के, तो मैंने अभी आपको ये समझा दिया कि सबसे पहले आप क्वेश्चन की नेचर को समझे, कीवर्ड्स के ऊपर फोकस करें. व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाटएवर द कीवर्ड्स आर. फिर ये जो WH क्वेश्चन वर्ड्स, और उसके बाद फिर आप उसके जो मेन वर्ब्स हैं या मेन नाउन्स हैं उनके ऊपर फोकस करें कि जो एक्सपेरिमेंटल जो अप्रोच है उसकी तरफ क्या कहता है, उसके बारे में क्या डिस्कस किया गया, व्हाट इज, क्या है वो, और उसके बारे में क्या डिस्कस हुआ है. सो इन दैट यू हैव टू एक्सप्लेन कि ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच है जी, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग, और ये क्या चीज़ है आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया कि कंपनी जो है ना रिलाई करती है रिकमेंडेशंस के ऊपर, इंडोर्समेंट गिवन बाय द फ्रेंड्स एंड अदर पीपल. और इसका सबूत ये है कि जी ये चीज़ हमें यहाँ पर एक कंपनी ने यूज़ की थी, निंटेंडो ने, और उसने रिक्रूट किए थे मदर्स टू प्रोडक्ट टू स्प्रेड दिस इंफॉर्मेशन. तो दूसरे पैराग्राफ के अंदर आप देखें क्या वो कहता है जी, इन्फर क्या करेंगे. अब इन्फर करना देखें वो क्या कह रहा है, गौर से सुने पहले. नो फॉर्म ऑफ, आफ्टर ऑल नो फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग carries as much weight as an endorsement from a friend. यानी यहाँ पे वो बात हो रही है कि किसी भी किस्म की एडवर्टाइजिंग जो है वो उसमें वो क्या कहते हैं उस पर पावर नहीं है, उसमें वो वर्थ नहीं है जो एक एंडोर्समेंट ऑफ फ्रेंड है. और उसमें वाटर कार्ल कहता है कि एनी वे एंड टपरवेयर नो यू कैन ब्लेंड. उन्होंने ये यूज किया क्योंकि वो जानते थे यू कैन ब्लेंड दी सोशल एंड इकोनॉमिक टू बिजनेस एडवांटेज. एमी यानी ये दो कंपनीज हैं, ये जानती हैं कि यू कैन ब्लेंड, आप ब्लेंड कर सकते हो सोशल एंड इकोनॉमिक, इन दोनों एलिमेंट्स को मिला के आप बिजनेस एडवांटेज गेन कर सकते हो. Walter Kahl, a marketing guru at Northeastern University. The difference now he says is that internet can magnify. अब ये दो बातों से आपने क्या इन्फ्रेंस किया, ये देखें. अब दूसरे सवाल का जवाब क्या इन्फर क्या करेंगे. ये From Walter Kahl's statement, we can infer that social and economic factors are intertwined in business. He points out that companies like Amway, अब ये देखें, हम उनसे ये अखज़ करते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को ब्लेंड किया जा सकता है, बिजनेस के अंदर मिलाया जा सकता है. यही है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात है, उसको ब्लेंड किया जा सकता है. ठीक है. उसके लिए उसने रेफरेंस दिया था इनका, हमने कहा जी ही पॉइंट्स आउट दैट कंपनीज लाइक Amway and Tupperware have successfully blended their social interactions with business to create effective marketing strategies. ठीक है जी. और आखिर में वो कह रहा है this suggests that the word of mouth marketing relies not only on the product, ठीक है, खाली प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं करता, but also on the personal relationship and trust between individuals. So स्टार्ट में भी आपने वही कहा, we can infer कि सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स को ब्लेंड करके बिजनेस किया जा सकता है. उसके लिए आपने रेफरेंस दे दिया कि जी ही पॉइंट्स आउट, वो ये कहता है कि कंपनीज ने इंटरेक्शन ब्लेंड किया था, इनको सोशल इंटरेक्शंस को बिजनेस के साथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई थी. और इससे हमें ये पता चलता है कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है ना वो बेस्ट है. उसको किसी भी प्रोडक्ट को करने के लिए वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग रिलाइज नॉट ओनली ऑन द प्रोडक्ट बट ऑल्सो ऑन द पर्सनल रिलेशनशिप. इसके ऊपर ये वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेस करती है. दिस इज व्हाट वी कैन इन्फर. सो देखिए सवाल का जवाब कैसे दिया कि उसने पूछा आपने क्या इन्फर करते हो, आपने उसको हाईलाइट कर दिया. हम ये इन्फर करते हैं कि सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स को ब्लेंड किया जा सकता है. ठीक है जी. और उसको जस्टिफाई करने के लिए आपने एक्सप्लेन किया प्रॉपर मिडल के उसने कंपनीज का रेफरेंस दिया और उन्होंने मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाई थी. और फिर प्रॉपर एंड आपने कंक्लूड किया कि इससे हमें ये पता चलता है कि वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है वो रिलाई नॉट ओनली ऑन द प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट पे नहीं खाली चलती बल्कि वो डिपेंड करती है कि हमारे रिलेशनशिप लोगों के साथ क्या है. सो प्रॉपर बिगनिंग, प्रॉपर मिडल, ठीक है जी, and the proper end. You introduce what the actual question is asked, you explain it in 1 or 2 lines or sentences, and then you properly conclude that the reader is satisfied. ये असूल हैं जिसके ऊपर आपने आंसर को लिखना होता है. वहां से कॉपी नहीं लेके चल रही, यानी एज इट इज कॉपी नहीं, उसका इसकी लैंग्वेज डिफरेंट है.
यू सी, यहां पर वो बात कर रहा है, नो यू, एमवेयर एंड टपरवेयर, नो यू कैन ब्लेंड. सो ही इज, आई मीन, जैसे किसी से बात कर रहा है, इज टॉकिंग टू द पीपल, टॉकिंग टू द ऑडियंस. बट हियर आप बता रहे हो कि उसने ये कहा था. यू आर द नरेटर, यू आर नॉट टॉकिंग. आपके जवाब अगर ये लाइनें एज इट इज उठा के लिखोगे तो ऐसा लगेगा आप बात कर रहे हो. द थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंटरनेट, इसका इफेक्ट क्या होगा. अब उसका जवाब यहां पर था, इंटरनेट कैन मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट. ठीक है जी. तो अब ये तो एक सिंपल एक जनरल स्टेटमेंट है ना. आपने पूरा पैसेज पढ़ना है. याद रखें कि पैसेज जब आपने पढ़ना है तो आपको कई सेगमेंट्स के अंदर उसके क्लूज मिलेंगे, टारगेटेड लाइंस होंगी, आपने उनको अंडरलाइन कर लेना, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ क्लासेस के अंदर, वैसे आपने अंडरलाइन कर लेना. लेकिन उसके बाद उसकी डिटेल जो डिस्कशंस हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर सेगमेंट्स में हैं, वहां से आपने उसको सेंस करनी है. मिसाल के तौर पर यहां पर उसने एक हल्का सा नीचे बता दिया है कि मैग्नीफाई करेगा तो उसका नुकसान ये हो सकता है कि नेगेटिव जो मार्केटिंग है या नेगेटिव व्यूज है वो बड़ी तेजी से फैल जाएंगे. ठीक है. और उसमें मुश्किल इसकी वजह से ये आती है कि राइट काइंड ऑफ जो अप्रोच चाहते हैं, बस चाहते हैं, वो नहीं हो सकेगा. उसको कंट्रोल करना एक मुश्किल काम है क्योंकि नेगेटिव व्यूज भी फैलते हैं. अब इस चीज को आपने ज़हन में रखना है क्लू को, और आपने लिखना है द इंटरनेट मैग्नीफाइज द इफेक्ट ऑफ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग. ठीक है जी. अब यहां पर क्या लिखा है, इंटरनेट कैन मैग्नीफाई. You don't have to use can magnify. You have to use magnifies. क्यों? Because the question is, what is the effect? So you won't say can. This is the reader, the writer is saying here. You quoting Walter Kahl. वो Walter Kahl को कोट कर रहा है, वो उसकी बात बता रहा है. आप उसकी बात को यहाँ कोट नहीं कर रहे. आप खुद बता रहे हो कि मैंने पढ़ने के बाद ये समझा है कि इंटरनेट जो है ना वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग को मैग्नीफाई कर देता है. आपने ये बताना है. So the internet magnifies the effect of word of mouth marketing by enabling endorsements to spread quickly and reach a much larger audience. या आप इसको यहाँ भी दो सेंटेंसेस में बना सकते हो. मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी, ये देखें, द इंटरनेट मैग्निफाइज द इफेक्ट ऑफ माउथ वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग. मैं यहाँ पे लगा देता हूँ फुल स्टॉप. ये हो गया प्रॉपर बिगनिंग. ठीक है. अब इसको देखेंगे, इट एनेबल्स, ये लिख दिया मैंने, इट एनेबल्स एंडोर्समेंट. ये देखिए प्रॉपर मिडल हो गया. इट एनेबल्स एंडोर्समेंट्स टू स्प्रेड क्विकली एंड रीच ए मच लार्जर ऑडियंस. ठीक है. और अब आप कंक्लूड कर, हाउएवर इट आल्सो मींस दैट नेगेटिव व्यूज एंड क्रिटिसिज्म कैन स्प्रेड जस्ट एज रैपिडली व्हिच पोजेस ए रिस्क टू मार्केटर्स. ठीक है जी. कैसे इफेक्ट करता है, मुझे पूछा था कैसे करता है इफेक्ट, तो आपने बताना ये इफेक्ट है, ये उसका इफेक्ट है पॉजिटिव, और ये उसका नेगेटिव इफेक्ट है. इसका ये इफेक्ट भी है, ये इग्नोर नहीं कर सकते हम. दिस इज द इफेक्ट ऑफ दैट. आपने ये जवाब लिख दिया. पांचवा सवाल है, व्हाट इज द चैलेंज फॉर द मार्केटर. तो चैलेंज देखिए, व्हाट इज द चैलेंज, क्या पूछ रहा है, यानी प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम को समझना आपने, और शायद उसके अंदर सोल्यूशन भी दिया हो वो समझना, और उसको एक्सप्लेन करना. व्हाट इज द चैलेंज. आप देखें, ये the challenge for the marketer is to create the right kind of buzz and to control it effectively. That is the challenge. आपने हाईलाइट कर दिया. हमेशा टू द पॉइंट जवाब देना है. I always say in reading, your answer should be relevant and to the point, where there is a great role of pressy writing. कैसे कि प्रेसी में आपने ये स्किल सिखाया है कि ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात को, वर्ड्स को, इंफॉर्मेशन को कम से कम अल्फाज में कहना है. राइट. वो स्किल यहां पर अप्लाई होगा. आपने ज्यादा जो इंपॉर्टेंट और रेलिवेंट और ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो आपने कम से कम वर्ड्स में देनी है, मगर आपने टू द पॉइंट रहना, उससे हटना नहीं है. So the challenge of the marketers is to create the right kind of buzz and to control it effectively. Introduce करवा दिया proper beginning. So they कैसे control करेंगे आगे. They must ensure that their campaigns generate positive word of mouth while avoiding negative feedback, as flaws in product or campaign can quickly lead to widespread criticism. अब अगर इसको मैं अलग करना चाहूँ तो इसको भी कर सकता हूँ. यानी ये proper middle है. They must ensure, कैसे होगा जी, कंट्रोल होगा. कैसे right kind of buzz होगा, उसका जवाब देना तो है ना. क्योंकि याद रखिए कि जो पहली स्टेटमेंट है, जब आप वो टू द पॉइंट हाईलाइट करते हैं तो देयर इज ए क्यूरियोसिटी कि अच्छा ये कैसे होगा. द रीडर वांट्स टू नो अबाउट दिस कि ये कैसे होगा. आप उसको बता रहे हो, दे मस्ट इंश्योर दैट द रीडर देयर कैंपेन्स जनरेट पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग व्हाइल अवॉइडिंग नेगेटिव फीडबैक. क्यों? बिकॉज आप इसको लिख सकते हो, बिकॉज इट इज बिकॉज ये as flaws in a product or campaign can quickly lead to widespread criticism, as it is because the flaws
the flaws in a product or campaign can also quickly lead to the widespread criticism. ठीक है जी, वो भी जा सकते हैं lead to the criticism. It is because the flaws in the product or campaign नहीं, इसको भी can को भी काट लेते हैं. Also quickly lead to widespread criticism. कि जैसे right kind of होना है क्योंकि they must ensure positive हो गया क्योंकि it is because the flaws in the product or campaign also quickly leads to widespread criticism. उससे criticism होना शुरू हो जाता है. ठीक है. So this is the way to write the answer. Now you see these are 3 sentences. This is the first sentence. I introduce the point and then I explain it and then I concluded it. ठीक है. The next question, the fourth question. अच्छा ये देखें, ये जो 5वें सवाल का जवाब था. The difficulty for marketer is creating the right kind of buzz and learning to control it. अब देखें इसकी लैंग्वेज क्या है. The difficulty for marketer is creating the right kind of buzz and learning to control it. ठीक है. Whereas the language here is the challenge for the marketer is to create, not created, because this is the language of the writer. जो पैसेज इस तरह लिखा है, आपने क्वेश्चन की लैंग्वेज के मुताबिक उसको जवाब देना. अच्छा, अकॉर्डिंग टू द पीटर केम, व्हाट हैपेंड टू माइक्रोसॉफ्ट मार्केटिंग कैंपेन फॉर विस्टा. ठीक है जी, व्हाट हैपेंड टू, अगेन कॉज एंड इफेक्ट, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट से समझ के उसके कॉज एंड इफेक्ट को समझे. और ये है जी पैराग्राफ उसका. Peter Kim of Forresters, a consultancy, points out that when Microsoft sent laptops loaded with its new Windows Vista software to influential bloggers in an effort to get them to write about it, the resulting online discussion ignored Vista and focused instead on the morality of the accepting gifts and the ethics of the word of mouth marketing. Bad buzz in short. ठीक है, ये अब उसकी लैंग्वेज है पैसेज की. आपसे वो पूछा है कि अकॉर्डिंग टू द पीटर किम हुआ क्या था माइक्रोसॉफ्ट मार्केटिंग कैंपेन जो विस्टा के लिए थी. अकॉर्डिंग टू द पीटर किम, माइक्रोसॉफ्ट मार्केटिंग कैंपेन फॉर विस्टा बैकफायर्ड. देखिए कितना कंसाइजली उसको हाईलाइट कर दिया, rather than कि आप ये कि points out that when Microsoft sent this one, you don't have to say all these things. आपने इस पे से बात समझनी कि इसके मुताबिक हुआ क्या है. उसने यहाँ पे बात की है बैड बज इन शॉर्ट. आपने कहना जी जो कैंपेन थी वो बैकफायर कर दी थी. क्यों बैकफायर की थी, अब उसकी एक्सप्लेनेशन. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, द ऑनलाइन डिस्कशन शिफ्टेड टू डिबेट्स अबाउट द मोरालिटी ऑफ एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स and the ethics of word of mouth marketing, resulting in the bad buzz for the campaign. This is the way to answer the question. What happens is कि students जो lines जब पढ़ते हैं, अगर उनको इस तरह के keywords या कुछ key phrases या मे भी कुछ key sentences नजर आते हैं, वो उस sentence की grammar, उसके structure, उसका context समझे बगैर उनको copy कर देते हैं. Whereas the grammar of the question is different, the context of the question is different, the demand of the question is different. So reading करते हुए इन सारी चीजों का ख्याल जब आप रखेंगे along with other principles, other techniques जो मैंने आपको रीडिंग की बताई हैं, तो फिर आप रीडिंग को सही इफेक्टिवली कर सकेंगे. इसमें जो सबसे की पॉइंट है वो ये है कि हमेशा टू द पॉइंट, यू डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल्स. जो पूछा गया है, जितना पूछा गया बस उसका जवाब देना है. अब चूंकि टाइम कम रह गया तो मैं थोड़ा सा ट्रांसलेशन के बारे में भी बता दूं. आई मूव फॉरवर्ड, किधर गया जी ट्रांसलेशन. लेट मी फर्स्ट. यस, ये ट्रांसलेशन मैंने दी थी, बहुत सिंपल सी लगे ट्रांसलेशन दी थी. सबसे पहले तो जी ट्रांसलेशन के अंदर अगेन ये चीज समझ लें कि पूरा प्रेसिंग कंपोजिशन का पेपर एक लैंग्वेज का पेपर है और उसमें कम्युनिकेशन के पॉइंट को आपने नहीं भूलना, बिल्कुल भी नहीं भूलना. ट्रांसलेशन के अंदर जब वो लिखा होता है जी, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू इंग्लिश कीपिंग इन व्यू द फिगरेटिव एंड इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक दैट प्रोबेबली दे नीड टू यूज idioms. There's a difference between idiomatic expression and idioms. ठीक है जी. idiomatic expression का प्रिसाइजली अगर मैं आपको मतलब बताऊं तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि उर्दू पैराग्राफ जो लिखा गया है वो उर्दू के कवायद व ज़वाबत, उर्दू लैंग्वेज के कवायद व ज़वाबत को ज़हन में रख के लिखा गया है.
मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। हो सकता है किसी सेंटेंस में पंक्चुएशन यूज नहीं हुई, अब इसमें तो है। मिसाल के तौर पर किसी सेंटेंस ऐसा आ जाता है उसमें पूरे सेंटेंस के अंदर अगर कोई टाइटल मौजूद है किसी बुक का, किसी ऑथर का, किसी फिल्म का, किसी किताब, किसी भी चीज का, और उसको उसने इन्वर्टेड कॉमास में हाईलाइट नहीं किया, उसमें अगर कोई जुमले के अंदर कोई ऐसी चीज है जो डायरेक्टली लिंक नहीं है किसी मेन बात से, वो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, उसके अराउंड उसने कॉमास नहीं लगाया। ये उर्दू के एक लैंग्वेज का एक अपना असूल है ना। फॉर एग्जांपल उर्दू में लिखा है, उस पर वो यूज नहीं हो रहा कॉमा, उसमें पंक्चुएशन मार्क या इन्वर्टेड कॉमास यूज नहीं हो रहे। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इट डज नॉट मीन कि इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का मतलब ये। मेरे कहने का मतलब ये है कि उर्दू लैंग्वेज जब लिखी तो उर्दू की जो कायदे ज़वाबित है उसको फॉलो करके लिखी गई, राइट। व्हेन यू हैव टू ट्रांसलेट इट टू इंग्लिश, तो आपने इंग्लिश के कायदे ज़वाबित को ज़हन में रख के ट्रांसलेट करना है। ना तो आपने टू लिटरल ट्रांसलेशन करनी है, ना ही टू फ्री ट्रांसलेशन करनी है। टू फ्री का मतलब नहीं, या तो बामुहावरा भी बिल्कुल नहीं करनी और सिंपली लिटरल किस्म की ट्रांसलेशन नहीं करनी। यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द मीनिंग, उसके बाद को समझना, उसके मीनिंग को समझना। बिकॉज उर्दू कल्चर के हिसाब से कलोकियल स्टाइल में या किसी भी स्टाइल में जो लैंग्वेज लिखी गई, कोई वर्ड लिखा गया है, कोई फ्रेज लिखा गया है, कोई सेंटेंस लिखा गया है, जब आपने उसको ट्रांसलेट करना है तो इंग्लिश के कवायद ज़वाबित को भी ज़हन में रखना है और उसमें वो किस फॉर्मल लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा उस चीज को ज़हन में रखना है। गॉट माई पॉइंट? इंग्लिश में फॉर एग्जाम्पल अगर वो सेंटेंस डिमांड करता है कि वो जो सेंटेंस के अंदर कोई टाइटल जो है वो उसके अराउंड ब्रैकेट आनी चाहिए, उसके अराउंड इन्वर्टेड कॉमास आना चाहिए, उसको उसके अंदर होना चाहिए। अगर कोई एक्स्ट्रा डिटेल है, एक नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन है, इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर डिमांड करता है कि उसको कॉमा उसके अराउंड होने चाहिए, तो यू मस्ट प्लेस दैट। इसी तरह से जो वर्ड्स आपने, वर्ड्स जो फिगरेटिव इडियोमैटिक वर्ड्स एक्सप्रेशन से मुराद ये है कि जो वर्ड्स कंक्रीट हैं, पिक्चर्स हैं, पिक्चर देते हैं, सॉलिड वर्ड यूज करने हैं, डेफिनेट वर्ड यूज करने हैं, ना कि एब्स्ट्रैक्ट किस्म के वर्ड यूज करने हैं उसके लिए। ठीक है, ये काफी डिटेल में मेरी डिस्कशन हुई आपके साथ क्लास में। तो इस वक्त कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये समझते हो कि इडियोमैटिक एक्सप्रेशन का मतलब सिर्फ इडियम है, नहीं, इसका मतलब है मेंटेनिंग द एसेंस ऑफ उर्दू पैराग्राफ in English by following the rules of English language and English sentence construction। यानी आप उसकी इसेंस को नहीं ब्रेक करेंगे, उसकी इसेंस को मेंटेन करते हुए उर्दू की उसके एग्जैक्ट मीनिंग को कन्वे करोगे by following the rules and the principles of English paragraph writing या English sentence structure, English grammar, उसको फॉलो करते हुए। That is what it simply means। ठीक है जी। However, if there is an Urdu idiom and you know the exact idiom, number one, and number two, if you know how to use it, अगर आपको उसका यूज भी आता है, उसको उसकी एप्लीकेशन आपको पता है कि कैसे यूज करना है, then you can use it। otherwise you can use simple words, familiar words। तो ये एक ट्रांसलेशन थी जो मैंने दी थी। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी एक बाग में नहीं बल्कि दिल की खुशी में छुपी है। बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी की कीमती चीज़ों में ढूंढते हैं, बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िंदगी की कीमती चीज़ों में ढूंढते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये सबसे बड़ी खुशी वो होती है जो हमें दिल की गहराइयों में मिलती है। ये खुशी किसी दफ्तर या ऐशो-इशरत की ज़िंदगी में नहीं, बल्कि इस लम्हे में है जब हम कामयाबियाँ छूकर हम अपनी कामयाबी छूकर अपनी रूह को सुकून महसूस करते हैं। अक्सर हम, अभी मैंने चूंकि वहाँ से कॉपी किया, अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है इस पर कोई गलती है, बरल इस लम्हे में है जब हम अपनी कामयाबियां छूकर अपनी रूह को सुकून महसूस करते हैं। अक्सर हम अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को नज़रअंदाज कर देते हैं और बड़ी बड़ी कामयाबियों की तलाश में रहते हैं, लेकिन जब हम अपने दिल की आवाज़ सुनने लगते हैं तो हम दरियाफ्त करते हैं कि असल खुशी इन चीज़ों में है जो हमें आसानी से मिलती है। द ग्रेटेस्ट फ्रेग्रेंस इन द वर्ल्ड इज नॉट फाउंड इन अ गार्डन बट विद इन द जॉय ऑफ द हार्ट। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट्स को देख रहा था, किसी ने हैप्पीनेस लिख दिया और बगैर लफ्ज़ों को समझे तो जी इन दी हैप्पीनेस ऑफ हार्ट, और हैप्पीनेस और जॉय के डिफरेंस को नहीं समझा, उसके लेक्सिकल डिफरेंस को नहीं समझा, तो वो ट्रांसलेट कर देते हैं। क्यों? कि या तो वो बामुहावरा ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं या वर्ड टू वर्ड लिटरल ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं। एंड डिस्पाइट के, जैसे मैंने कहा कि प्रेसी के पेपर में पूरी वो वोकैबुलरी तो बहुत याद करते हैं, लेकिन जो बेसिक वर्ड्स हैं उनकी लेक्सिकल सेंस नहीं समझते, उनका जो डिफरेंस है दो एक जैसे सिमिलर वर्ड्स का कंटेक्चुअल डिफरेंस है, फैक्चुअल डिफरेंस है, वो नहीं समझते।
कोई वर्ड मेटाफोरिकली यूज हो रहा है, कोई एज ए सिमली के तौर पर यूज हो रहा है, कोई वर्ड उसका कोई कंटेक्चुअल मीनिंग कुछ और है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स वो जस्ट वर्ड्स को अप्लाई करते हैं और इसी वजह से सेंटेंस गलत होता है। इसी तरह फिर उसके वो टेंस स्ट्रक्चर को भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। सो द ग्रेटेस्ट फ्रेग्रेंस इन द वर्ल्ड इज नॉट फाउंड इन ए गार्डन बट विद इन द जॉय ऑफ द हार्ट। ऑफ्टन देखिए, बाज़ औक़ात हमें अपनी जिंदगी की कीमतें चीजों में ढूंढते हैं, हम अपनी जिंदगी की कीमतें चीजों में ढूंढते हैं। ऑफ्टन वी सर्च फॉर द वैल्यू ऑफ आवर लाइव्स, नॉट द कॉस्ट। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल दे रोट द वर्ड कॉस्ट, ठीक है जी, प्राइस और पता नहीं कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे कीमतों से मुराद, कीमतें से मुराद यानी ये वो प्राइस टैग वाली या कॉस्ट नहीं है। मीन द वर्थ, द वैल्यू ऑफ आवर लाइव्स इन मटेरियल थिंग्स। चीजों में ढूंढते हैं, यहाँ पे चीजों से मुराद ऑफ कोर्स मटेरियल थिंग्स या थिंग्स, इट इज अबाउट द थिंग्स, ठीक है ना। थिंग्स तो के अंदर आपको मटेरियल लगाना पड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि सबसे बड़ी खुशी वो होती है जो हमें दिल की गहराइयों में मिलती है। बट द ट्रूथ इज दैट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस इज फाउंड डीप विद इन अस। ये खुशी किसी दफ्तर या ऐशो इशरत की जिंदगी में नहीं। दिस हैप्पीनेस इज नॉट इन एन ऑफिस और अ लाइफ ऑफ लग्जरी, बट इन द मोमेंट व्हेन वी टच आवर अचीवमेंट्स एंड फील पीस इन आवर सोल्स, राइट। अक्सर हम अपनी जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज करते हैं। वी ऑफ्टन ओवरलुक द स्मॉल जॉयज ऑफ लाइफ व्हाइल सर्चिंग फॉर ग्रेटर सक्सेसेस। लेकिन जब हम अपनी दिल की आवाज सुनने लगते हैं, बट व्हेन वी बिगिन टू लिसन टू द वॉइस ऑफ आवर हार्ट, या व्हेन वी बिगिन टू लिसन टू आवर हार्ट, तो हम, अच्छा इसको मुझे काफी डिटेल में समझाना था, अनफॉर्चुनेटली टाइम ही नहीं बचा। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं कर दूंगा, वो डिस्कनेक्ट होने की वजह से, वरना मैं थोड़ा इसको और डिटेल में समझाता था। लेकिन आई होप कि कुछ ना कुछ आपको इसकी जिस्ट या एसेंस समझ आ गई होगी। अदरवाइज मतलब मुझे तो चाहिए था कि इसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करता, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पा रहा। टाइम इज अप, बहरहाल मैं इसको कंक्लूड करता हूँ। तो हम, लेकिन जब हम अपने दिल की आवाज सुनते हैं, बट व्हेन वी बिगिन टू लिसन टू द वॉइस ऑफ आवर हार्ट, तो हम दरियाफ्त करते हैं कि असल खुशी इन चीजों में है जो हमें आसानी से मिलता है। वी नो दैट या वी डिस्कवर दैट that true happiness lies in the things that come to us easily. True happiness lies in the things that come to us easily. So बहरहाल ये कुछ चीजें थी जो हमने इस वक्त 3 आवर्स के सेशन में मैंने आपके लिए फंडामेंटली आपके सामने रख दी, जिन चीजों का ख्याल रखना जरूरी होता है। स्टूडेंट्स नेवर थिंक अबाउट दिस एंड दैट इज व्हाई दे फेल। अगर आप इन चीजों को प्रिंसिपली लेके चलेंगे, प्रैक्टिस थोड़ी करेंगे, तो आई होप के you will be inshallah definitely successful. Thank you very much for today's session. इसको गौर से सुने, समझे लेक्चर को, और फिर इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफिज जी। मुजाहिद क्लास एंड कर दें। मुजाहिद, मुजाहिद आप क्लास एंड कर सकते हैं।